नमस्कार, स्वागत है हमारे एक और पॉडकास्ट में। अब से इसका नामकरण संस्कार भी किया जा रहा है बात खाली, क्योंकि जब भी हम खाली होते हैं बात करते हैं और अक्सर बात करने के बाद देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि खाली बात ही की है, इसीलिए बात खाली। मैं हूं अनिमेश और अनीस साथ में है, तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा लगता है जब कोई करता है आपका स्वागत है। हाँ, थोड़े खाली हो जाते हैं वैसे बातें करके हम खाली हो जाते हैं अक्सर, और उसके बाद अपने को भरने के लिए फिर आप कुछ देखिए, कुछ पढ़िए, ऐसी कुछ प्रथाएं होती हैं। लेकिन यूजुअली लोग बोलते ज़्यादा हैं, मतलब आउटगोइंग ज़्यादा होती है, इनकमिंग कम हो जाती है। ये एक आपने जैसा नाम दिया इसको, पॉडकास्ट को, बात खाली, तो इस पर एक माइंड पे आ रहा था कि हम लोग, क्योंकि हर आदमी भरा हुआ है, खुद को खाली करना है, तो इसलिए भी ये काफ़ी अच्छा नाम साबित हो सकता है, बात खाली। खुद को खाली कर दो बोल के, क्योंकि सबके सामने हम बोल नहीं सकते। हाँ, ये जनता जनार्दन पे छोड़ देते हैं कि ये कैसा है, आप सजेस्ट कीजिएगा। हम चलते हैं हरियाणा, यानी हरियाणा वहाँ पे चुनाव आ गए हैं, और चुनाव जो है जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, चली है, ऐसा लग रहा है कि बहुमत जो है वो किसी के पास नहीं आएगा। शायद त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, और जब भी त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीदें बनती हैं या आशंकाएं बनती हैं, तो जो रिसोर्ट वाले हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब एमएलए हमारे यहाँ है। और इसका एक ये भी फायदा होता है ना कि अब उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है कि भाई रूलिंग पे कौन आएगा, क्योंकि हाँ, सारे एमएलए अपने हो जाते हैं, तो इसका विरोध सहना है या वो डांट पड़ेगी उससे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं मीम में अक्सर जब त्रिशंकु विधानसभा कहीं पे बनती है और उसके बाद विधायकों को सहेज बाड़ेबंदी कहते हैं उसमें, हाँ। तो वो सब चल रहा होता है, तो मुझे लगता है जितने एमएलए होते हैं किसी रिसोर्ट में, सरकार तो उसकी बननी चाहिए, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा तो उसके पास होते हैं। बहुमत वो लेके आ जाता है रिसोर्ट वाला, और प्लस उतने विधायकों को खुश रखना, ये बड़ी बात होती है। हाँ, लेकिन ये मतलब इस तरीके का कहीं तो और बाकी आम जनता के लिए भी प्रबंध होना चाहिए कि आपको इतने दिनों के लिए रिसोर्ट में रहना है, सुविधाएं सारी हैं, काम कुछ नहीं है। तो उस रिसोर्ट में रहना ही काम है। हाँ, तब शायद विधायक भी यही करते हैं, बात खाली। बात खाली, यस, एग्जैक्टली। अब हम त्रिशंकु का 3 पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें 3 का जो अंक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। त्रिपुंड लगाते हैं और ऐसा कहते हैं कि उसको लगाते ही माथा ठंडा हो जाता है। और एक मुहावरा है जिसको मैं समझना चाहता हूँ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 2 लोग कोई काम कर रहे हों, अगर तीसरा आ जाए जी तो काम बिगड़ता है, मतलब ये तय बात है जो मुहावरा निकला है। ये एक छोटा सा रेफरेंस पे इस पे और ऐड करूंगा। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है तीतरा, 3 बहनों के बाद जो चौथा भाई होता है। हाँ, तो उस पर भी ये लागू होता है, तुम हो। हाँ ये रिवील नहीं करना था, ये तो आप पोल खोल दिए। हाँ, तो उस पे ये रहता है कि वो तीतरा या तो परिवार की छवि को बहुत ऊपर लेके जाएगा, बहुत आगे बढ़ाएगा अपने वंश को, या फिर गिरा देगा एकदम। अच्छा, तो ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उस रेफरेंस पे भी शायद उस तरीके से आया होगा मुहावरा। हाँ। कि या तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे तीसरे के इंटरफेयर में, या तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी एक चीज जो बांटनी हो 2 के बीच में, जब उसको तीसरा हिस्सा किया जाता है ना, 33% का डिवीजन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वहां से भी एक आ सकता है। बाकी 3 तिगाड़ा जब भी आता है, जो प्रेम कहानी होती है, जिसपे बहुत सारी फिल्में बनी हैं बॉलीवुड में, कुछ कुछ होता है, तुम बिन, ये वहां 3 तिगाड़ा काम तो बिगाड़ता है। लेकिन हाँ, तो फिर ये तो जाहिर सी बात है कि काम बिगाड़ा मतलब तीसरा अगर कहीं भी इंटरफेयर किया, हाँ, तो काम तो बिगड़ेगा। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के बाद जो अगला है 3 का महत्व हमारी जिंदगी में, वैसे तो उस गड्डी को देखो तो पत्ते 52 होते हैं, लेकिन पकड़ाते लोग 3 पत्ती खेलते हुए हैं। हाँ। बाकी की जो 49 पत्ती है वो कहाँ है? अच्छा, और मेरा एक फ्रेंड है, वो वकील है। अच्छा, तो उसने बताया रहे हो, डरा रहे हो? नहीं नहीं, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन की, वो बता रहा था कि जो भी ऐसे जुए सट्टे में पकड़ाते हैं वो लोग 3 पेशी तक जाते ही हैं, चौथे में या तो छूट जाते हैं या अंदर हो जाते हैं। इस पे मुझे एक बात आई, वकील का जिक्र हुआ, तो 2 लोग मुकदमे में थे, तो दोनों के बीच में बात चल रही थी। तो एक ने कहा कि मुकदमा तो मैं ही जीतूंगा, मैं लॉ जानता हूँ, बढ़िया वकील को जानता हूँ, बढ़िया वकील मेरा दोस्त है, और जितने भी कानूनी दांव पेच हैं वो मेरे फेवर में है, तो मुकदमा तो मैं ही जीतूंगा। दूसरे ने कहा मैं जीतूंगा, मैं जज को जानता हूँ। तो आप लड़े कैसे भी, जजमेंट जो आएगा वो हमारे फेवर में आना है। हाँ, तो जोक की बात थी। लेकिन एक और मुहावरा होता है ना, मतलब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के बाद न 3 में न 13 में, न 13 में, तो 4 से लेके 12 तक वाले जो अंक हैं वो बड़ा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते होंगे ना, कि हमें क्यों नहीं जगह मिली। हाँ।
ये तो ये फैमिली वाली बात हो गई। अब फिर मैं अपने पे ले लेता हूँ इसको कि मैं चौथा बच्चा हूँ। हाँ। मार भी हम सबसे ज्यादा खाते हैं, प्यार भी सबसे ज्यादा हमें मिलता है, ऐसा बोला जाता है, मिलता है नहीं। हाँ। तो ये न 3 में न 13 में हम लोग रहते हैं, न 3 का हम लोग को फायदा मिलता है, न 13 का घाटा मिलता है, तो बीच वाले हो जाते हैं हम लोग आके। हाँ, जब मैच होते हैं ना क्रिकेट के, तो ज्यादातर लोगों की कोशिश रहती है कि वो 12 में आ जाए। आजकल तो प्रोबेबल 15, प्रोबेबल 19, प्रोबेबल 25 टाइप का है। अदरवाइज 12th मैन एक होता था, 11 खेल रहे हैं और एक 12th मैन होता था, तो वो कह सकता है कि मैं 13 में तो नहीं हूँ। तो वहां पे समझ में आता है। अदरवाइज ना 3 में ना 13 में, मतलब आप कहीं के नहीं रहे। हाँ, ये वाला न घर के न घाट के। वो अलग रेफरेंस है। अच्छा, वो लेकिन न 3 में न 13 में, मतलब कोई दांव पेच नहीं है भाई, अपन एकदम साफ सुथरे टाइप। अच्छा, मस्त मौला टाइप के हैं कहीं से कोई। अच्छा, मैच की बात चली तो हार्दिक पांड्या ने जो शॉट खेला कल, उसको नो लुक शॉट, मैं सवेरे सोशल मीडिया देख रहा था, तो जो फैंस हैं वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं है इस नाम से कि नो लुक शॉट क्या होता है, इस शॉट को कोई और नाम दो। तो इस शॉट को मैं क्या नाम दूं टाइप की चर्चा चल रही है, क्योंकि जिस एटीट्यूड के साथ हार्दिक पांड्या ने वो शॉट खेला ना, कि मतलब मार दिया और छोड़ो। अच्छा, इस पे जैसे क्रिकेट पे ही अभी बात चलनी चाहिए थी विमेंस वर्ल्ड कप की। हाँ, चल भी रही है। कल अगर देखा जाए ना, तो भारत के लड़के और लड़कियों ने मिलकर दोनों पड़ोसी कूट दिए हैं। हाँ। कि उधर पाकिस्तान हार गया, इधर बांग्लादेश हार गया। जमीन पे कब्जा हमारा ही होगा, पड़ोसी क्यों करें। अच्छा, नो लुक शॉट की जब बात करते हैं ना, तो एक तो वो सुल्तान फिल्म में जो एक आइकॉनिक जो दाव था, हाँ, ये सुल्तान का दाव है बेटा, अब वो खड़ा नहीं होगा। हाँ, तो वो देखता नहीं पलट के। हाँ, सलमान खान वो दाव खेलता है और फिर निकल जाता है रिंग से बाहर। हाँ, नॉकआउट। हाँ, वो मतलब एक वो था कि नो लुक शॉट वहां पे है। हाँ, ठीक है। हमारे यहाँ जो निब्बे हैं, जो टीनेजर्स हैं, मिलेनियल्स, जब वो अपनी गाड़ी में कट मारते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। हाँ, नो लुक शॉट। हाँ, कई बार ये होता है ना कि निब्बी पीछे गई, निब्बा आगे निकल गया, नो लुक शॉट। बस वो गाड़ी फिर पता नहीं कहाँ जाके रुकती है, लड़की फिर आवाज दे रही है, अरे रुकिए तो। तो ये भी एक है दिक्कत। हाँ, ये रिस्की है थोड़ा। अच्छा, इसमें भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो हो ही जाता है, फिर लड़का अपनी बाइक के साथ निकल जाता है। हाँ, जिंदगी में अक्सर जब हम रास्तों पे आ ही गए हैं, तो 2 राहें होते हैं, चौराहे होते हैं, बीच में तिराहा होता है, जो थोड़े रेयर होते हैं, और अक्सर एक्सीडेंट्स ज्यादा तिराहों पे होते हैं। अच्छा, और आपने जैसे तिराहा कहा, तो 3 पहिए पे ही होता है और एक्सीडेंट ज्यादातर, जो रायपुर में सिटी में 3 पहिए वाले ही जिम्मेदार होते हैं। उसमें भी 3 का ही खेल आ रहा है। उसमें भी 3 का खेल है। 4 में बैलेंस होता है ना, 2 संभाल लेते हैं। वो जो आगे का एक चक्का है ना, वो उपद्रवी होता है। हाँ, वो कहीं पर भी गाड़ी मोड़ता है, और या तो फिर लेफ्ट या राइट, कोई भी एक पहिया ऊपर उठेगा 360 डिग्री। मुझे लगता है सारे जितने भी ऑटोमोबाइल स्टंट की रोहित शेट्टी की फिल्में हम देखते हैं, उनको प्रेरणा इन्हीं 3 चक्कों से मिली है। कि सारा खेल यहीं पर है। और ये 3 चक्के का मतलब, कुछ लोग ज्यादा बैलेंस के लिए स्कूटर में भी चक्के लगाते हैं, तो उनके 4 ही होते हैं टोटल मिला के। बट ये जो 3 चक्कियाँ चलते हैं, ऑटो या ई रिक्शा, ये 3 चक्के वाले होते हैं। पहले मैनुअल होते थे, जिसको आदमी चलाता था। अभी तो ऑटोमेटिक हो गए, जो खुद अब ये आदमी को चलाते हैं। कह सकते हैं। तो और ई रिक्शा तो और साइलेंटली आता है। हाँ, वो पता भी नहीं चलता, और हाँ, कब आपके पीछे आ गया। कहीं से भी आ सकते हैं सवारी ढूंढते हुए। अब वो सवारी किस चीज की ले रहे हैं। वैसे एक हमारे यहाँ 3 देव भी होते हैं, त्रिदेव जिनको हम कहते हैं। 3 माना रंगों जाता में है रंगा कि हुआ। संसार उन्हीं की बदौलत है आज। हाँ हाँ, और जिसको हम बहुत स्वैग से अपना कहते हैं, वो 3 रंगों में रंगा हुआ, कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं। एक डायलॉग था बच्चे का तिरंगे को लेकर, 3x5 का एक कपड़े का टुकड़ा। हाँ, वो बहुत आइकॉनिक डायलॉग उनका था। तो अच्छा, 3 बॉल पे लगातार विकेट ले लो तो हैट्रिक हो जाती है। 3 बॉल में लगातार सिक्सर मार दो, हैट्रिक सिक्सर। यूवी ने तो 2 हैट्रिक मारी थी लगातार फिर इन दैट। अच्छा, 3 की बात करें तो मेडल टैली अगर देखें तो उसमें भी 3 ही मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अच्छा, ये अब मतलब अभी जिस तरीके से डायनामिज्म आया है, तो बहुत सारी, जैसे गोल्ड का तो अपना वर्चस्व बना हुआ है, सिल्वर का भी बना हुआ है, ज्वेलरी में डायमंड, प्लैटिनम, ये सब आ गए हैं। तो तीसरा मेडल जो है वो थोड़ा चैलेंज फील करता होगा, किसी दिन मुझे ना बदल देंगे कि प्लैटिनम मेडल मिलेगा आपसे। और ये एक हो जाता है ना कि जो तीसरे पोजीशन पे आया है उसको वो समझ नहीं पाता, फिर वो ना 3 में ना 13 में वाली कहावत उसके पास आती है कि यार मैं जीता हूँ कि नहीं जीता हूँ, कि ये सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है, मैं तीसरे नंबर पे आके मैं फर्स्ट भी नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया, क्योंकि इज्जत उनको ज्यादा मिलती है। नहीं, मेडल टैली में तो 1 2 3 मतलब इक्वी पोटेंशियल होते हैं, कुछ सेकेंडेजेस का ही फर्क होता है कि वो आगे निकल गया तो वो गोल्ड जीत गया, अदरवाइज तो
बराबर की टक्कर होती है। नहीं, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं जी, उसमें थोड़ा सा दायरा बढ़ा है, उसमें 3 तक नहीं, उसमें टॉप 10 गिनते हैं कि ये मेरिट सूची में आए हैं, वहाँ 10 तक सपने। जैसे हमारे टाइम पे होता था कि जो टॉप 3 पे आ गया वो तो टॉपर है, जो 5-6 पे आ गया उसने भी तो एफर्ट पूरा बराबर लगाया था, बाई चांस एक आध नंबर कम रह गए तो फिर वो टॉप 5 का कॉन्सेप्ट आया। फिर बोले कि नहीं मेरा आधा नंबर कम है, मैं 6वें पे नहीं आ सकता, तो फिर टॉप 10 का आया सेगमेंट। फिर उसके बाद स्कूल पे जाते जाते ऐसा था कि क्लास 10th के आते तक टॉप 20 टॉप 30 तक आ गए थे। तो ये भी बड़ा अजीब सा था। 100 भी होता है जिसमें हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती। तो वो अभी टॉप 3 की रेस से बहुत बाहर है, ये तो 100 में ही नहीं आ रहे अभी। पर एक भारत के लिए एक बड़ा स्टेटस था, 3rd वर्ल्ड नेशन, तीसरी दुनिया के देश, बहुत सारे पैरामीटर्स पे। फिर भारत ने अपने आप को इकोनॉमी में साबित किया, हम दुनिया की पीपीपी बेस्ड एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने, टॉप 5 में आए। जो हमें रूल करता था इंग्लैंड, उसको पीछे छोड़ा। अगर हम हमारी डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो उसमें हम टॉप 3 में हैं, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हमारे पास है। तो हमने थोड़ा सा वो नैरेटिव चेंज किया है। लेकिन कुछ आंकड़े हैं, जब माल नरिशमेंट के आंकड़े, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़े ये आते हैं, तो अभी भी जो पश्चिमी देश हैं वो हमको वही तीसरी दुनिया में ही रखना चाहते हैं, ऐसा नैरेटिव उनकी तरफ से आते हैं। और भारत ने तीसरी दुनिया को बड़ा मजबूत कर दिया है, क्योंकि वो जो सारे देश जो अलग थलग किए गए थे, वो जब एकजुट होते हैं तो फिर पश्चिम वाले घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ, फिर एक वो होता है ना कि माइंड सेट ऐसा बना हुआ रहता है कि हम रूलर थे एक टाइम पे, और अब जिन पर हमने शासन किया है वो कैसे आगे आके बात कर सकते हैं। तो शायद ये मानसिकता होगी, ऐसा मुझे लगता ये तो उनका है। अभी मैं माइकल वॉन का एक ट्वीट देख रहा था, जब इंडिया ने बांग्लादेश को जिस तरीके से हराया टेस्ट मैच में, तो माइकल वॉन ने कहा कि फाइनली इंडिया अडॉप्टेड बेसबॉल, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो हर चीज़ का क्रेडिट लेने की उनकी आदत है। अच्छा, किसी ब्रिटिशर से पूछोगे कि और खाने में क्या पसंद है, तो वो कहेगा क्रेडिट। तो ये हालांकि सोशल मीडिया पे पर्याप्त माइकल की खिंचाई हो गई है। अच्छा, जब वो क्रेडिट लेते हैं, जैसे बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि 3rd वर्ल्ड नेशन में, भारत जैसे देशों में उन्होंने एजुकेशन दी, उन्होंने साइंटिफिक डेवलपमेंट दिया, उन्होंने कनेक्टिविटी दी, रोड एंड रेल, एयरक्राफ्ट, ये सब की कनेक्टिविटी दी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्होंने उनको प्रोवाइड की। तो इस पे शशि थरूर का एक टॉक है जिस पे उन्होंने बराबर मतलब जवाबी कार्रवाई जो की है, जिसको भिगो कर मारना कहते हैं ना, वैसा। और उसकी 2 अच्छी बातें हैं। एक तो बहुत लॉजिकल उन्होंने आर्गुमेंट किया है कि ये जो आप कहते रहते हैं कि आपने एजुकेशन दिया या साइंटिफिक डेवलपमेंट दिया, उसको उन्होंने काउंटर किया, और अंग्रेज़ों से ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोल के किया। ये और अच्छी बात है कि अंग्रेज़ भी ढूंढ रहे थे कोई डिक्शनरी, बताओ चाचा बोल क्या रहे हैं। हाँ, और बहुत लंबे लंबे वर्ड्स देते हैं वो अंग्रेजी में। हाँ। अब अंग्रेजी ये भी नहीं बोल सकते कि अंग्रेजी हमारी देन है। हाँ। क्योंकि उनको ऐसा मुंह पे गोला बना के फेंक के मारा जा रहा है। हाँ। और लगातार हैट्रिक दे रहे हैं। एक सर्वे ये भी हुआ था कि जब हम ग्रामेटिकल अंग्रेजी की बात करते हैं ना, जैसे कोई भी हिंदुस्तानी बच्चा जब अंग्रेजी बोलता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि हैव बीन आएगा कि हैज़ बीन आएगा। वो कभी भी इस मायाजाल से फ्री नहीं होता। तो ग्रामेटिकली जो इंडिया या एशियन जो लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं बनिस्बत जो ब्रिटेन के या जो अमेरिका के लोग। हाँ, फिर उनके लिए वो हो जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम अच्छी अंग्रेजी क्यों बोले। हाँ, और इस पे एक आर्गुमेंट और मुझे बहुत सही लगा था कि आप स्केड्यूल बोलें, शेड्यूल बोलें, क्या बोलें, हमारे प्रोनाउंसिएशन पे बड़ा ध्यान होता है कि आप सही उच्चारण कर रहे हैं। अंग्रेज गौतम गैम्बिया बोलेगा चलेगा। ऐसा क्यों भाई? गौतम गंभीर है और वो बहुत गंभीरता से लेते भी हैं चीजों को। तो कहीं उन्होंने आप पर कार्रवाई कर दी, आप गंभीर हो जाएंगे। तो उनका मिस्टेक इज ओके, हमारा मिस्टेक इज क्राइम। ये जैसे आपने अंग्रेजी की बात लाई और पहले 3 की बात चल रही थी, तो एक चीज याद आया कि एक वर्ड है जो अब तक 3 बार चेंज हो चुका है और हम अभी तक उसको बीट कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन पहला था, हाँ, प्रोनाउंसिएशन दूसरा आया, फिर तीसरा प्रोनाउंस। हाँ, वो शॉर्ट आर भी। और तो ये 3 बार में इतनी ज्यादा गड़बड़ी हो गई है, तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो हो रहा है अंग्रेजी के साथ। ये तीसरा वर्जन आ गया है, बहुत सारी चीज़ों का इस तरीके का वर्जन आया है। और एक 3 से ही लगभग 3 जैसा ही सुनाई देने वाला एक उम्र का पड़ाव होता है टीन एज, उपद्रवी एज है। सर्वाइवल वाली एज, सर्वाइवल पेरेंट्स का होता है, क्योंकि टीनेजर तो कर लेते हैं,
अब टीनेजर्स के साथ दुविधा ये है कि ना वो उतने बड़े होते हैं कि घर वाले गंभीरता से लें, ना इतने छोटे होते हैं कि नज़रअंदाज करें। फिर आजकल ये पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से 2 कदम आगे है, जो डिजिटल वर्ल्ड है इनको ज़्यादा समझ में आता है। जब तक पिता ने अकाउंट बनाया फेसबुक पे, ये इंस्टा पे होते हैं, जब वो इंस्टा पे पहुंचता है ये स्नैप पे होते हैं तो वो बेचारा चेज़ ही करता रह जाता है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, और इनको कोड करना, डिकोड करना। और पहले तो ऐसा था ना कि मतलब जो पिताजी वाली जनरेशन थी वो किताबें पढ़ती थी हिस्ट्री याद करने के लिए। आजकल के बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं हिस्ट्री डिलीट करने में तो इस दुविधा से भी जूझ रहे हैं। इसके तो 2-3 बड़े ड्रॉबैक भी आ जाते हैं। अगर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट हिस्ट्री डिलीट कर दी, फिर पैसे कहाँ गए इसका पता नहीं चल पाता है। और हिस्ट्री डिलीट करने पे फिर कहीं बच के निकल भी जाते हैं कि पिताजी को ही नहीं पता चलता कि हिस्ट्री कहाँ गई, फिर बैंक डिटेल्स की। पिताजी वाली जनरेशन में अभी भी मुझे मतलब बैंक डिटेल्स को लेकर तो वो बैंक वालों को ही कटघरे में खड़े कर सकते हैं कि हमारी फलानी एंट्री नहीं हुई है। हाँ। उनको ट्रांजैक्शन मुंह जबानी। हाँ, यूपीआई के बाद हो सकता है, हालांकि यूपीआई में भी 3 ही अल्फाबेट्स हैं, यूपीआई। हालांकि उसमें आई है पर अक्सर गई होता है उसमें। हाँ, सामने यू भी है ना। हाँ, तो इसलिए वो यू के पास योर पेमेंट गई तो ये होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी खरीदें वहां पे। और एक और इसमें साइकोलॉजी है कि जब आप कैश में पे करते हैं तो दर्द होता है। हाँ दुखता है थोड़ा सा, अरे यार 500 का नोट था यार, चला गया गुरु। हाँ, फिर वो सामने 50 के 2 नोट ही देखते रह जाते हैं हम लोग। यूपीआई के पेमेंट में दर्द नहीं होता। हाँ, ये तो बढ़िया। तो जो क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट है ना, वो हमको सेविंग वाला जो एक हमारा कल्चर था उससे, और एक जो मितव्ययिता थी कि जो हम खर्च नहीं करते थे ज़्यादा, उससे दूर कर रहा है। क्योंकि साइकोलॉजी में यूपीआई में दिखता नहीं है। हाँ। और यूपीआई का ट्रांजैक्शन आप डेली करें तो बैंक वाला आपकी पासबुक पे एंट्री करता नहीं है, वो उसको पूरा रजिस्टर भर जाता है उसमें इतना 5 रुपए का आलू, 5 रुपए का प्याज, वो पूरे सारे डेटा एंट्री में पगला जाता है। तो कहता है हम नहीं करेंगे इतने हमारी पासबुक भर जाती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमारी ज़िंदगी में मोड़ आ रहे हैं। 3 को लेकर आपका क्या रिश्ता है 3 से, ये आप बताइएगा। और बातचीत कैसी लगी ये भी बताइएगा। 3 के बाद 4 आएगा, हमारा जोड़ा अगली बार आएगा ऐसी राइमिंग के लिए लोग बैन भी किए जा सकते हैं, इसीलिए हम अगली बार मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।